सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है BPSC 101, जो कि आपका ये पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट का कोड है। अगर मैं बात करूं इस कोड के बारे में तो ये पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड है, लेकिन ये कोड ऐसा है कि इसके जितने भी टॉपिक्स हम इसमें कवर अप करने वाले हैं वो बेसिकली अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू के देखा जाए अकॉर्डिंग तो ये आपका BPSC 131 से बहुत ज़्यादा 60% सिमिलर सब्जेक्ट है। 60% सिमिलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सभी बच्चे, अगर मैं बात करूं तो इस कोड को अगर BPSC 131 वाले बच्चे भी देखेंगे तो कोई उनमें कोई ऐसा नहीं है कि वो टाइम वेस्ट है, बिकॉज ये बिल्कुल सिमिलर सब्जेक्ट है। तो हम आज बात करेंगे BPSC 101, जो कि इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। राजनीतिक सिद्धांत की समझ की बात की जाए तो देखो, हमारा ये कोड का नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का समझ। हम इस कोड में ये पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत से हमारा मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है राजनीतिक सिद्धांत का। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत जो है दो शब्दों को मेल से, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों के मेल से बना है। एक तरफ है, अगर मैं राजनीति सिद्धांत को छोड़ूं, पहले हम राजनीति को पकड़ते हैं। तो देखो, हम इसमें अगर मैं बात करूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो इस चैप्टर को हम पूरे बुक के आज एनालिसिस पढ़ेंगे कि पूरे बुक में कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसी को हम चैप्टर एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हम राजनीतिक सिद्धांत को समझने से पहले राजनीतिक शब्द को पकड़ते हैं। राजनीतिक शब्द, ठीक है। तो राजनीति हम कैसे लिखते हैं, राज प्लस में नीति, यानी कि जब हम राजनीति को अगर परिभाषित करें जहां पे राज हो और किस प्रकार की नीति व्यवस्था का निर्माण करते हुए, यानी कि किसी भी देश में अगर शासन, राज का मतलब होता है शासन करना, नीति का मतलब होता है कानून व्यवस्था का निर्माण करना, यानी कि किसी भी देश में शासन के अनुसार शासन करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाए ताकि देश की प्रगति, देश के विकास में योगदान हो, उसी को हम राजनीति कहते हैं। ये हमारा एक बुक के लैंग्वेज, एक शाब्दिक मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर राजनीति को और हम ज़्यादा परिभाषित करें तो सबसे पहले अरस्तु जिसे बोला जाता है कि ये भाई, अरस्तु को बोला जाता है भाई फादर ऑफ द पॉलिटिक्स, यानी कि बोल सकते हो कि राजनीति का पिता कौन है, तो आपके अरस्तु फादर कहलाते हैं। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया कि भाई राजनीति समझने के लिए कि भाई राजनीति होता क्या है, तब जाके उन्होंने कंपैरेटिव राजनीति को एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लोर किया था, ठीक है। अगर मैं बेसिकली मैं बात करूं तो उनके द्वारा ही सबसे पहले राजनीति शब्द को हमारे पूरे विश्व में लेकर लाया गया था, तभी उनको पॉलिटिक्स का, यानी कि राजनीति विशेषज्ञ या फिर फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, हम राजनीति तो समझ ली, अब सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत होता है कि जिस तरीके से राजनीति चलाई जा रही है उसका एक बेहतरीन ब्यौरा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है कि भाई इतने बजे ये फंक्शन होगा, इतने बजे, फॉर एग्जांपल शादी ले लेते हैं, शादी का भाई हल्दी का टाइम ये रहेगा, हल्दी इस दिन होगा, बुधवार पड़ रहा है, शुक्रवार, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, पूरा एक शेड्यूल होता है ना। तो देखो, राजनीति को चलाने का भी एक तौर तरीका होता है जो लंबे समय तक अपनाई जा रही हो, वो हमारा सिद्धांत बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो हम अब आ जाते हैं विषय सूची। विषय सूची की बात कर ली जाए तो अब हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन से चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि पूरा इस सेशन में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पूरा बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि एक एक चैप्टर करके हम चैप्टर के पूरे बुक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है, अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला चैप्टर है भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दो दृष्टिकोण और मानक और अनुभवजन्य, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका भाई हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम उसके प्रति क्या सोचते हैं।
तो देखो भाई, राजनीतिक सिद्धांत वह पहलू है जिसमें राजनीति विज्ञान की स्थिति देखनी जाती है, राजनीति विचारधारा देखी जाती है, राजनीतिक तौर तरीके देखे जाते हैं, राजनीति नीतियों का निर्माण देखा जाता है, या फिर चुनावी व्यवस्था देखा जाता है, या फिर राज करो और की नीति देखी जाती है, शासन चलाने की नीति देखी जाती है, उसी को हम राजनीति सिद्धांत कहते हैं। अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो इसमें आपके ऐतिहासिक सिद्धांत और बोल सकते हो आधुनिक सिद्धांत, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। और देखा जाए आदर्श राजनीतिक सिद्धांत भी देखा जाता है। आदर्श राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत बोला जाता है, यानी कि आइडियल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, इंग्लिश में बोला जाता है आइडियल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, यानी कि आदर्श हम उस राजनीति को मानते हैं जहां पर बहुत अच्छे तरीके से राजनीति चलाई जाती है। उदाहरण के तौर पे भारत की राजनीति व्यवस्था बेहतरीन है, सभी देशों को अगर हम कंपेयर करें ना तो भारत की राजनीति व्यवस्था बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देशों सभी लोगों का जो है इच्छाओं की, सभी लोगों के भले के लिए राजनीति व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार अलग बात है, ठीक है, लेकिन राजनीति अगर हम लिखावट के रूप में देखा जाए तो भारत की राजनीति व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं इसके दृष्टिकोण की बात की जाए तो इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण और मानक दृष्टिकोण यानी कि मानव का दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। अब अनुभवजन्य दृष्टिकोण यानी कि हम राजनीति को तभी समझ सकते हैं जब हम अनुभवी हों। आपने देखा होगा कि राजनीति को समझने के लिए भाई बोला जाता है ना, अनुभवी व्यक्ति का ज्ञान होना जरूरी है, तभी राजनीति के दांव पेच को समझा जा सकता है। यस और नो होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं। अब सेकंड चैप्टर के अध्ययन की बात की जाए तो सेकंड चैप्टर में क्या है भाई, राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति अध्ययन। यानी कि देखो इसमें बताया जाएगा कि राजनीति क्या है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि राजनीति वह शब्द है जो मतलब राजनीति की बात की जाए तो ये दो शब्दों को मेल से बना है, जो कि अगर मैं बात करूं तो ये एक ग्रीक भाषा यानी कि पोलिश से लिया गया है। यानी कि ग्रीक भाषा जो है ये पोलिश इसका शब्द है जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। यानी कि प्राचीन के यूनानी जो थे ना, प्राचीन के यूनान के लोग जो थे वो क्या करते थे, राजनीति को किस तरीके से चलाते थे, वो नगर का योजना कैसे बनाया करते थे, वहीं से राजनीति की उत्पत्ति हुई है। यानी कि राजनीति शब्द की हम परिभाषा की बात करें तो सेकंड चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि राजनीति जो है यूनान के लोगों का देन है। जो प्राचीन का यूनान शहर था वहाँ के लोगों के द्वारा ही राजनीति आगे बढ़कर नजर आई है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी में। तो देखो राजनीति शब्द जो है इसकी प्रकृति, जहां पर हम एक शासन व्यवस्था, एक चुनावी व्यवस्था, राजनीति की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो अब उसके अंतर्गत हम देखें तो राज्य में अगर किसी भी राज्य को चलाने के लिए शासन किया जाए उसी को हम राजनीति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजनीति क्यों की जा रही है भाई, इस राज्य को चलाने के लिए। अब बीजेपी हो गया भाई, आम आदमी पार्टी हो गया, राहुल गांधी जी की पार्टी हो गई, या फिर कांग्रेस पार्टी हो गई, या फिर जनता पार्टी हो गई, मतलब कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो वो पार्टी क्या है भाई, एक राजनीति व्यवस्था है। ठीक है, वो क्यों कर रही है, पार्टी का निर्माण क्यों कर रही है भाई, अब इस क्षेत्र में राज करने के लिए, इस क्षेत्र पे शासन करने के लिए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये क्या है, हमारा एक राजनीति है। तो ये सब भी जो है आपका राजनीति व्यवस्था देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपके सेकंड चैप्टर में राल्फ मिलीबैंड के विचारक भी आपको देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा एक पुस्तक रखी गई जिसमें हम द स्टेट एंड कैपिटल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो सोसाइटी है ना उसमें भी कैसे कुछ लोग होते हैं जो भाई बोल सकते हैं कि लोगों के चहेते बन जाते हैं, और वो लोग चहेते के बन के रूप में हमारे सामने उभर कर हमारे साथ आके बढ़ चढ़ के हमारा योगदान देते हैं, या फिर साथ। अब देखो अब हमारा जो एक टॉपिक आता है, फिर अब हम थर्ड चैप्टर के बारे में देखेंगे। थर्ड चैप्टर क्या है, उदारवादी। देखो उदारवादी परिभाषा इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर थर्ड में कि उदारवादी जो है वो किस तरीके से हमारे समाज में फैला। देखो उदारवादी का मतलब होता है उदारता की भावना रखना। जब मान लो कि कोई दुखी हुआ तो आपने उसके साथ सिंपैथी रखना शुरू किया कि यार हाँ यार वो बेचारा दुखी है, वो बेचारा मतलब किसी के भले के बारे में सोचना, उसी को हम उदारवादी के रूप में देखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो। देखो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि उदारवादी को बढ़ाने वाले परिभाषा की बात की जाए तो उदारवादी एक ऐसा
विषय है जो सभी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें कोई भी मनुष्य किसी के अंडर वर्क नहीं करता। उदारवादी लोकतांत्रिक रूप में स्वतंत्र रूप में वर्क करके अपने आप को आगे बढ़ाता है। उदारवादी वह व्यवस्था होता है जहां पर मनुष्य अपने अनुसार अपना जीवन जी सकता है। इस डजेंट मैटर कि वो स्त्री है पुरुष है, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। महिला को भी अधिकार होता है और इस पुरुषों को भी सब चीज़ का अधिकार होता है। उसी को हम उदारवादी कहते हैं। उदारवादी का मतलब होता है दूसरों के बारे में भला सोचना, दूसरों के बारे में बेहतरीन फैसले लेना, दूसरों के हित के बारे में सोचना, दूसरों के फायदे के बारे में सोचना। यही हमारा उदारवादी व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब थर्ड चैप्टर में आप लोग कुछ थिंकर्स के नाम पढ़ोगे कि उदारवादी जो थे। सबसे पहले जॉन लॉक की बात की जाए तो यहाँ पे 1632 से लेके 1704 तक इनका जन्म देखा जाता है। और उसके बाद एडम्स स्मिथ जो थे, उसके बाद जेरेमी बैथम, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उदारवादी का समर्थक दिया था। इन्होंने बताया कि लोगों के पास अगर अधिकार होगा तभी वो अपने बारे में बेहतर फैसला ले पाएंगे, अपने बारे में सोच पाएंगे या अपना विकास कर पाएंगे। तभी उन्होंने ये सारी विचारधारा को समाज के सामने प्रस्तुत किया या फिर प्रकट किया, रिप्रेजेंट किया, ताकि देश और लोग है ना अपने साथ विकास कर सके। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे आपके बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे विद्वान भी आए जैसे कि आपका जॉन लॉक थे ही, उसके बाद कैंट भी आए, उसके बाद मिल भी आए, उसके बाद आपके बोल सकते हैं कि मतलब 2-3 और विद्वान आए। मिल थे, कैंट थे, ठीक है। इन तीनों विद्वानों ने ना जो उदारवादी को बड़े पैमाने पे आगे बढ़ा दिया था। चरम की बात की जाए तो उदारवादी देश को और राज्य को बढ़ाने का, देश के प्रगति, देश के कल्याण, देश के हित के बारे में सोचना, उदारवादी का एक मतलब एक ही था कि लोगों को स्वतंत्रता के अनुसार उनके जीवन का विकास करवाना या फिर लोगों का कल्याण कराना, लोगों का डेवलपमेंट करवाना, देश का डेवलपमेंट करना, ये उदारवादी था। तो ये चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे। अब इसमें चैप्टर नंबर 3 में यही पढ़ेंगे नव उदारवादी में क्या हुआ कि एक नयापन लेके आ गया, ठीक है। मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया। जैसे आपके फ़ोन में भाई क्या होता है, भाई विंडो अपडेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके वो क्या बोलते हैं, जनरेशन अपडेट कर दिया जाता है, एप्लीकेशन अपडेट करते हो ना, तो उससे क्या होता है, एक नया चेंजेस आ जाता है। तो उदारवादी में भी सेम ऐसी प्रोसेस किया गया कि समय समय पर इसमें चेंज लेके आया गया, जिसे नव उदारवादी के रूप में रखा गया। अब यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन भी देखने को मिला है। कुछ लोग ना उदारवादी के खिलाफ होंगे, उसमें आलोचना करेंगे, तो उसी को आलोचनात्मक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है, जिसके तहत काफ़ी हद तक उदारवादी यहाँ पर आलोचनात्मक रूप में यहाँ पर आपका देखने को मिला। जो पूंजीवादी था ना, इसका बहुत बड़ा विरोधी था उदारवादी का। पूंजीवादी नहीं चाहता था कि लोगों को स्वतंत्रता रूप में विकास करे। पूंजीवादी चाहता था कि भाई मैं अपने अनुसार तेरा विकास करो। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है, हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, हम अपना स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा पूंजीवादी होता था। तो पूंजीवादी इसका खिलाफ बहुत हुआ, ठीक है। तो पूंजीवादी के सपोर्टर काफी हो गए। भाई वही बात है ना, अच्छे लोगों के साथ बहुत कम लोग रहते हैं, बुरे लोगों के साथ पूरी दुनिया खड़ी रहती है। वही है बात आगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? मार्क्सवादी। अब देखो मार्क्सवादी क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स का एक विचारधारा था जिसे मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में रखा जाता है। इसका जो विद्वान था या फिर जो फादर था, हम कार्ल मार्क्स को जानते हैं, जो जिसने बताया था कि इसने एक समाज को ना 2 विपक्षी व्यवस्था में बांट दिया। इसने बोले कि एक समाज है ना जो अमीर है और दूसरा समाज गरीब है। अमीर जो है गरीब पर शोषण कर रहा है। एक तरफ था ब्रिजुआ समाज, ब्री यानी कि ब और री की मात्रा जुआ, ब्रिजुआ समाज। दूसरी तरफ कुलीन वर्ग था, ठीक है। और अब जमींदार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो लोग थे ना, ये आपस में जो जमींदार हुआ करते थे, ये किसानों पर, जो श्रमिक लोग थे उन्हें शोषण किया करते थे, उन पर अत्याचार किया करते थे। तो जो कार्ल मार्क्स थे, इसी चीज को, ये जर्मन के बोल सकते हो दार्शनिक थे, जर्मन के फिलोसोफर थे, इन्होंने इसी चीज को समाज के सामने रख दिया। अब समाज के लोग चिघर गए,
समाज के लोग चिघरने का मतलब है कि समाज के लोग इन पे चिढ़ गए कि ये समाज को दो भागों में बांट दिए, इसीलिए इनका विरोध बड़े पैमाने पे हुआ। लेकिन उन्हें बांटा नहीं, इन्होंने समाज की जो रीत थी ना, समाज की जो घटना घट रही थी, बस उसी को उन्होंने बता दिया। अब वही बात है ना कि कोई बुरा है उसके मुंह पे हम बोल देते हैं कि तू गलत बोल रहा है, तो कैसे चिढ़ जाता है। तो इसी चीज को लेके कार्ल मार्क्स का बहुत ज्यादा विरोध किया गया कि इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा। समाज तो पहले ही से बटा हुआ था कि भाई जो अमीर लोग थे वो गरीब पे शोषण क्या करते थे, तो ये तो समाज पहले से ही बटा था, तो ये सब चीजें थी। तो ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा के रूप में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बुनियादी सिद्धांतों की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स के द्वारा आप चैप्टर नंबर 4 में ये भी पढ़ेंगे कि जो आपके ये वर्ग विभाजन किया गया था, तो कुछ वर्ग संघर्ष कर रहा था, कुछ वर्ग जो है अपने क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़ रहा था। भाई संघर्ष करने वाले व्यक्ति, जो शोषण जो जिन पर हो रहा था वो संघर्ष कर रहे थे, क्रांतिकारी वह लोग थे भाई संघर्ष करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी तो वो क्रांति करने लगे। अब मान लो कि भाई आपने देखा होगा कि बेसिकली मैं बात करूँ तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हम आंदोलन करते हैं, आपके आंदोलन फैसले का जो है आपके खिलाफ होता है, तो फिर आप क्या करते हो, क्रांति करने लगते हो, यानी कि लड़ाई झगड़े के रूप में आ जाते हो। उसके बाद सर्वहारा वर्ग जो था यहाँ पर अधिकायन व्यवस्था में देखने को मिला। सर्वहारा वर्ग वो था जो आपका देखने को मिला कि इस राज्य और राज्य के विकास के लिए और प्रगति के लिए सर्वहारा वर्ग जो है अपने आप में पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ना चाहता था। तो ये वर्ग भी यहाँ पे आगे बढ़ गया और कार्ल मार्क्स का विचारधारा का विरोध कर रहा था, क्योंकि पूंजीवादी क्या थे, दूसरे पर राज करना, शोषण करना। ठीक है, उसके बाद साम्यवाद की व्यवस्था के रूप में जो है कार्ल मार्क्स की विचारधारा को काफी सिमिलरिटी देखने को मिला। साम्यवाद क्या था, साम्यवाद वह विचारधारा था जो कि आपका बोल सकते हो कि सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई विचारधारा थी। इसमें क्या था कि भाई लोगों की स्थिति, लोगों को स्वतंत्रता मुख्य रूप में प्रदान किया गया। श्रमिकों के बारे में, श्रमिकों के हित के बारे में, जो मजदूर थे उनके हित और उनके बोल सकते हो कि बुनियादी फैसले के बारे में सपोर्ट किया जाता था, तो वो आपका साम्यवाद था। अब यहाँ पे स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के विचारधारा में देखोगे चैप्टर नंबर 4 में कि भाई कार्ल मार्क्स जो थे वो स्वतंत्रता के रूप में क्या बातें रखते थे। तो भाई उन्होंने रखा कि जो समाज है वर्ग विभाजन है, समाज जो है, तो अब ये स्वतंत्रता के रूप में ये रख रहे थे कि भाई जो अमीर वर्ग हैं वो तो कमजोर वर्ग पे शोषण कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता तो है ही नहीं, उनकी स्वतंत्रता तक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कि बिल्कुल सही था। तो इसी चीज को है ना लोगों ने आलोचना की, समीक्षा की, इनकी बातों की आलोचना करने लगे कि भाई कार्ल मार्क्स जो है वो समाज को बांट रहे, समाज को बांट रहे, समाज जो है समाज विभाजन हो रहा है। तो इस तरीके के कारण जो है कार्ल मार्क्स का काफी विरोध किया गया था। तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में करेंगे स्टडी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 5 रूढ़िवादी। रूढ़िवादी देखो, रूढ़ी का मतलब क्या, रूढ़ी इसका मतलब क्या होता है, जो वो पुराने ख्यालात के लोग जो मतलब स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में भेदभाव किया करते थे, उन्हें रूढ़िवादी विचारधारा कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों की स्वाधीनता को दिखाया गया कि लोग जो थे ना उनके कैसे सोच थी। तो रूढ़िवादी का अर्थ होता है, जब हम, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक विद्वान आया, विद्वान का नाम है सार्तो ब्रायाद नाम है, सातो ब्रायाद इनका नाम है। और ये 1818 में इस शब्द की रूप में जो है ये विचारक थे, फ्रांस के थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि रूढ़िवादी का मतलब होता है कि समाज को है ना गलत नजरों से, तिनके के नजर से देखना, समाज को छोटे भाव के रूप में देखना। आपने देखा होगा कि जैसे दूसरे को हम नीचा देखते हैं तो उसी को हम रूढ़िवादी बोल सकते हैं। अब रूढ़िवादी में ऐसे भी है कि समाज में आपका बोल सकते हो कि पुरुष, यहाँ पे आपके बोल सकते हो कि बहुत से विचारक है, जैसे माइकल ऑक्सफोर्ड एक विचारक थे, वो भी यहाँ पर सामने प्रकट हुए। तो रूढ़िवादी विचारधारा में यहाँ पे पारंपरिक रूप में अगर देखा जाए तो हम भाई बोल सकते हो कि पुरुषों के रूप में जो है अपने आप को, स्त्रियों को हम दबाना चाहते थे, स्त्रियों को बोल सकते हो कि आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। रूढ़िवादी क्या है भाई, आपका देखने को मिला सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, जाति पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये क्या था, रूढ़िवादी सोच थी। तो इसी रूढ़िवादी व्यवस्था के रूप में जो है आप चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे कि हम रूढ़िवादी व्यवस्था को किस तरीके से आगे लेके बढ़ रहे थे, किस तरीके से राजनीति व्यवस्था भी रूढ़िवादी पे टिका हुआ था। रूढ़िवादी का सही अर्थ समझेंगे चैप्टर नंबर 5 में।
अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी बात किया जाए तो रूढ़िवादी हमारे इतिहास के परंपराओं के पन्नों में दर्ज है कि रूढ़िवादी जो है हमारे बुनियादी ढांचे में, अगर बुनियादी तौर तरीके में देखा जाए तो रूढ़िवादी के मानने वाले जो लोग हैं उनका विकास ना उन्होंने अपना चाहा ना दूसरे का चाहा है। रूढ़िवादी क्या था? सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह या फिर जाति पात, या बोल सकते हो कि बलि देना आडंबर था ना, यानी कि अंधविश्वासों के रूप में बालिकाओं की, जानवरों की बलि दी जाती थी, वो भी रूढ़िवादी सोच थी। समझ में आया? ठीक है। फूट डालो और राज करो वाली नीति, वो भी रूढ़िवादी सोच थी। तो समाज को क्या है, स्वतंत्रता का विभाजन करने का जो है रूढ़िवादी सोच व्यवस्था बहुत ज्यादा आगे बढ़ के नजर आया। समानता को खत्म कर रहा था, यानी कि इक्वेलिटिज्म को जो है खत्म कर रहा था रूढ़िवादी। सत्ता को स्थापित करने का जो है, इसमें बोल सकते हो बहुत ज्यादा अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया रूढ़िवादी ने। ठीक है। संपत्ति के रूप में, यानी कि बोल सकते हो कि धन संपत्ति के रूप में ना रूढ़िवादी सोच काफी आगे बढ़ा कि मान लो कि धन संपत्ति का मतलब क्या है भाई, अमीर अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर गरीब को दबाएगा, ये रूढ़िवादी सोच थी। तो ये क्या था? संपत्ति के रूप में जो जीवन था। अब उसके बाद आपका धर्म के रूप में, धर्म के रूप में भी लोगों का क्या सोच था भाई, ब्राह्मण जाति जो क्षत्रिय हैं वो सर्व बोल सकते हो कि सब पे राज करेंगे, जो अछूत है, जो चमार जात के हैं, वो क्या है भाई, उनको अधिकार भी नहीं है शिक्षा लेने का। उदाहरण के तौर पे भीमराव अंबेडकर जी को, जो हमारे संविधान का निर्माता है या संविधान के सर्वदाता है, उनको भी छुआछूत के रूप में, उनको भी बोल सकते हो कि चमार होने के कारण उनको भी शिक्षा से वंचित रखा जाता था। वो खिड़कियों से बाहर जाके अपना, खिड़कियों से बाहर से देख देख के शिक्षा ग्रहण क्या करते थे। रूढ़िवादी सोच क्या था, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो हैंड पंप हुआ करता था पहले, जो नीच वर्ग के जाति के लोग थे अगर वो छू देते थे तो उन्हें समाज से बहिष्कार, समाज उन्हें प्रताड़ित करता था। प्रताड़ित मतलब टॉर्चर किया करता था। तो ये रूढ़िवादी सोच व्यवस्था थी। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? अब उसके बाद यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 में ये भी पढ़ेंगे कि रूढ़िवादी दो आपका सोच है ना, ये हमारे संगठनात्मक और दार्शनिक व्यवस्था के रूप में भी हमारे जीवन में बहुत हद तक आगे बढ़ा, जो कि आगे जाके ये है समाज को टुकड़ों में बांटने का काम कर रहा था, समाज विभाजन करने का काम कर रहा था। तो ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम आज के सेशन की बात की जाए तो हम आज ये है नाम है, तो मैं बात करूं तो नारीवाद। नारीवाद का मतलब क्या है, मैं 5th चैप्टर तक हमने कवर कर लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर अपने प्रीवियस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं नारीवाद। देखिए नारीवाद का मतलब क्या होता है, एक तरफ ये दो शब्दों के मेल से बना है, नारी प्लस में वाद। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नारीवाद, ठीक है, तो देखो ये क्या है, स्त्री के बारे में सोचना या फिर स्त्री के विकास के लिए सोचना या फिर उनके डेवलपमेंट, उनको भी शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, या फिर स्त्रियों को कदम से कदम मिला के नारियों की स्थिति को सुधारना, जो कि हमारे समाज में चल रहा था भाई। स्त्रियों के ऊपर जो 6th चैप्टर में पढ़ेंगे तो स्त्रियों के ऊपर हम ये देखेंगे कि भाई महिलाओं ने किस तरीके से अपने आंदोलन करते हुए, महिला आंदोलन के माध्यम से अपने देश के विकास में या फिर अपने आप के विकास में या फिर स्त्रियों के सुधार के या फिर उनकी स्थितियों की सुधारने में उन्होंने अपना योगदान दिया, उसी को नारीवाद के रूप में जाना जाता है। अगर मैं नारीवाद की बात करूं तो इसमें आप नारीवाद के लोगों के द्वारा किस तरीके से सोच थी कि भाई महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। जिस तरीके से उन पर शोषण हुआ करता था, बस उन्हें बस बोल सकते हैं कि घर पे एक बोल सकते हैं चूल्हा चौकी का ही सामान माना जाता था, बस बच्चा पैदा करने की मशीन तक समझी जाती थी हमारे समाज में लोगों की धारणा के अनुसार। तो उन्हीं स्थितियों को सुधारने के लिए अलग अलग लेखकों, अलग अलग कवियों तथा अलग अलग विचारकों के द्वारा जो है यहाँ पर पर्टिकुलर देखा गया कि उनके स्त्रियों के सोच व्यवस्था को सुधारने के लिए, उनका स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर लोगों ने अपना रवैया, नजरिया बदला और उसी को आगे चल के नारीवाद के रूप में जाना गया। क्यों? क्योंकि स्त्रियों ने अपने अधिकार के लिए अब मांग करना शुरू कर दिया, अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, उसी को नारीवाद के रूप में जाना गया। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और नारीवाद के ऊपर मार्क्सवाद विचारधारा क्या था, उदारवादी क्या सोचते थे हम नारीवाद के ऊपर, तो ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 7 है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकता का मतलब होता है कि लाइक डेट की जब आधुनिकतावाद यानी कि जब मॉडर्न
टाइम आने से पहले वाला जो टाइम पीरियड है ना, उत्तर आधुनिकता, ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर जो फ्रांसवा लियोतार्ड क्या कहते हैं कि उनके विचार के अनुसार उत्तर आधुनिक काल वो था जो फ्रांसीसी राजनीति हमारे देश पर या फिर अलग 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 राज बोल सकते हो कि शासक हमारे देश में आके हमारे ऊपर शासन किए, अंग्रेजी सभ्यता हमारे ऊपर शासन करी। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 7th में पढ़ेंगे। और उसके बाद अलग अलग विचारकों के नाम के अनुसार जो है मिशेल फूको का क्या विचारक था, मिशेल फूको क्या कह रहे थे, या फिर अलग अलग जो बोल सकते हैं कि संताल मोफ क्या कह रहे थे। ठीक है, तो ये अलग अलग जो थिंकर्स थे ना, जो उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में जो है उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से बताई कि उत्तर आधुनिकतावाद का मतलब होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी से पहले जो हमारा देश की स्थिति थी ना, उस टाइम की बात कर रहा है, तो वो हमारा उत्तर आधुनिकतावाद है। तो ये चैप्टर नंबर आप 7th में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 8 है लोकतंत्र का व्याकरण। व्याकरण हम इसे पढ़ेंगे कि लोकतंत्र का व्याकरण का मतलब होता है कि देखो, लोकतंत्र को हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो चैप्टर नंबर 8 में आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र होता क्या। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र, जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों के द्वारा ही शासन करने की प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, इसमें हम वास्तविक रूप में अधिकार के बारे में भी पढ़ेंगे कि अधिकतम आयाम क्या है, लोकतंत्र में लोगों के लिए किस तरीके से लोकतंत्र के प्रकार हैं, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब शास्त्रीय लोकतंत्र क्या है, कुलीनवादी लोकतंत्र क्या है, बहुलवादी लोकतंत्र क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ यहाँ पर हम जातिवादी लोकतंत्र भी देखेंगे, यहाँ पर ई लोकतंत्र भी देखेंगे, या फिर विदेशी आयामों के रूप में लोकतंत्र की स्थिति क्या रही है, ये सब भी बातें आप चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात बोलूँ तो चैप्टर नंबर 8 यही आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब चैप्टर नंबर हम 9 के बारे में कवर कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है आपका लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व, यानी कि जो उत्तरादायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि यानी कि डिबेटर होते हैं, यानी कि अलग अलग बोल सकते हो कि पार्टी के लोग होते हैं। तो लोकतंत्र में किस तरीके से वो अपना चुनाव लड़ने के लिए एक सिंपलिटी के रूप में है, वो कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार चलकर अपना चुनाव लड़कर जीत कर सामने आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर आप 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ आप उदारवादी सिद्धांत आदि, अतिवादी सिद्धांत भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुलवादी व्यवस्था भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारी स्थितियों के रूप में जो है उत्तरादायित्व व्यवस्था के अनुसार जो है मूल आधार होता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन बनाया जा रहा हो, लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा हो और लोगों के लिए ही शासन किया जा रहा हो, वो आपका लोकतंत्र। जैसे हमारा भारत है, भारत में भाई लोगों के हित के लिए शासन करता है शासक। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात के बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में है आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब होता है कि आपका पर्टिकुलर आप एक प्रतिनिधि को चुनाव में लड़ाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके किसी पार्टी से सामने वाला प्रतिनिधि कौन होता है, यानी कि उस पार्टी से सामने वाला ये लड़ने वाला होता है, तो वो आपका प्रतिनिधि कहलाता है। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि किसी पार्टी का उम्मीदवार जो कि चुनाव में शामिल हो रखा है या फिर लड़ने के योग्य है या फिर लड़ रहा है खड़ा होकर। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 10 में कि यहाँ पे लोकप्रिय संप्रभुता के रूप में जो है लोकतंत्र की स्थिति देखने को मिलेगी। अब उसके बाद प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यायाम की बात की जाए तो यहाँ पर मुक्त उदारवादी होता है, वो किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता हो, सभी के लिए बेहतर सोचता हो और चुनाव लड़कर अपने आप को विजयी घोषित करे या फिर बहुमत प्राप्त करके अपना जो है सत्ता बरकरार करे, उसी को जनमत लोकतंत्र के रूप में ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, और लिंग और लोकतंत्र के रूप में जो है अब कोई मैटर नहीं करता। लोकतंत्र एक ऐसा देश बन चुका है हमारा जो है अब लैंगिक अवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 10 की बात के छोड़ के हम चैप्टर नंबर 11 अब आ जाते हैं, भागीदारी और मतभेद। भागीदारी का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन और बोल सकते हैं मतभेद का मतलब होता है डिबेटिंग या फिर बोल सकते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हों। ठीक है, तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में आपस में देख सकते हैं कि पार्टियों का स्वरूप बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। भागीदारी के प्रकार के हम इस चैप्टर नंबर
11 में पढ़ेंगे सामूहिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आयाम, ठीक है। ये आपके भागीदारी के प्रकार हैं कि किस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि हमारी अलग अलग पार्टियां जो हैं वो गठबंधन करके अपना सरकार बना के, बोल सकते हो, दूसरे सरकार को गिराने के लिए या हराने के लिए, अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए भाई क्या करती है, पार्टियों से गठबंधन कर लेती हैं। तो ठीक है, तो यह आपका भागीदारी व्यवस्था के रूप में है, चैप्टर नंबर आप 11 में कवर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 12 है हमारा लोकतंत्र और नागरिकता। अब देखो, नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप और लोकतंत्र का मतलब होता है कि आपका हमारा भारत है लोकतंत्र, जहाँ पे देश के रूप में हर एक नागरिक है अपने देश के लिए बेहतर सोचता है, बेहतर करने का प्रयास करता है तथा अपने साथ साथ जो है बेहतरीन व्यवस्था के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के रूप में जो हमारा देश प्रत्यक्ष रूप में आगे बढ़ता है या फिर कार्य करता है, तो एक नागरिकता का क्या स्वरूप है, यानी कि सिटीजनशिप का क्या मतलब है। भाई सभी लोग जो है अपने देश के लिए बेहतर सोचे, अपने देश के विकास के बारे में सोचे, देश के हित के बारे में सोचे तथा उसके लिए कोई भी फैसला ले, उसका एक पर्टिकुलर मतदान करते हुए अपने लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करे। तो ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर था जो कि बीपीएससी 101 जो कि आपका पॉलिटिकल यानी कि फर्स्ट ईयर का ये पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड है, जो कि अभी हमारा चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन फुल बुक का कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।